गुड मॉर्निंग दोस्तों, जीएस लाजी चैनल में आपका स्वागत है। आइए प्रतिशत के हम अगले सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। और आज आपका जो प्रतिशत का सेशन होगा लास्ट सेशन होगा। और प्रतिशत के मैंने हर एक छोटे बड़े सवाल को रखा है। आप एक बार वीडियो को गहराई से अगर देखेंगे तो आपको दोबारा प्रतिशत पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आइए कुछ और सवालों को देखते हैं। यदि मिटाने वाले रबड़ों के भाव में 25% की कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति 1 रुपए में 2 रबड़ अधिक खरीद सकता है। 1 रुपए में प्राप्त रबड़ों की संख्या। तो चलिए इसमें देखिए, अक्सर तो 2 ही सवाल पूछता है लेकिन वास्तव में 4 तरीके का सवाल पूछता है। बाकी चारों तरीके के सवाल पूछे गए हैं लेकिन यह है कि ज्यादातर 2 पूछता है। तो चलिए इसको हम पहले समझाते हैं। आप यहां देखिए, कह रहा कि रेट में क्या हुआ है, 25% की कमी हुई है। यानी रेट में कितने की हुई है, 25% की कमी हुई है। देखिए रेट में कितने की, 25% की कमी हुई है, जिस वजह से क्या है, 1 रुपए में 2 रबड़ और अधिक खरीद सकता है। तो यानी कि 2 रबड़ और अधिक खरीद सकता है 1 रुपए में, किस वजह से। तो आप अगर यहां देखें कि अगर 25% रेट में कमी हो रही है तो 25% कमी होने की वजह से यानी एक व्यक्ति कितने रुपए में, 1 रुपए में 2 रबड़ अधिक खरीद सकता है। कितना रबड़ अधिक खरीद सकता है, 2 रबड़ अधिक खरीद सकता है। 2 रबड़ अधिक किसकी वजह से खरीद सकता है, 25% रेट में कमी होने की वजह से। इसका मतलब 25% की वैल्यू किसके बराबर है, 2 रबड़ के। तो 100% की वैल्यू किसके बराबर होगी। अब इसका ये 4 गुना है तो इसका भी क्या कर दो, 4 गुना, यानी 8 रबड़। तो हमेशा ध्यान रखना, जो 100% की वैल्यू आएगी रबड़ की संख्या, वो वर्तमान होगा। यानी वर्तमान कहें या नया, वर्तमान मतलब जो नया वाला होगा। तो चलिए देखिए सवाल क्या पूछा है कि 1 रुपए में प्राप्त रबड़ों की संख्या। तो कह रहा है 1 रुपए में कितने रबड़ प्राप्त किए, तो कितने प्राप्त किए, 8। जबकि देखिए आप समझेंगे आराम से, 25% कम होने की वजह से 2 रबड़ अधिक मिलते हैं। तो 25% किसके बराबर है, 2 रबड़ के। तो 100% किसके बराबर होगा, 8 के। यानी अब कितने रबड़ खरीद रहे हैं, 8 खरीद रहे हैं। जबकि पहले कितना खरीदते थे। तो अब देखो 2 रबड़ ज्यादा खरीद रहा है तो इसका मतलब पहले 2 कम खरीदता था। यानी पहले 6 रबड़ खरीदता था, जबकि अब कितना रबड़ खरीद रहा है, 8 रबड़ खरीद रहा है। तो यहां देखिए 1 रुपए में प्राप्त रबड़ों की संख्या, प्राप्त मतलब जो दाम कम होने पर लिया हुआ है। ठीक, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। गेहूं के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यक्ति 1 रुपए में, एक व्यक्ति क्या है, 1 रुपए में 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। तो तदनुसार कमी होने से पहले 1 रुपए में गेहूं खरीदा जा सकता था। अब क्या पूछा है कि कमी होने से पहले कितना खरीदा जाता था। तो आप देखिए सवाल को, यानी कि आप यहां देख रहे हैं रेट में कितने प्रतिशत की कमी हुई है, 10% की कमी हुई है। इस वजह से एक व्यक्ति कितना किलोग्राम ज्यादा खरीद लेता है, 50 ग्राम, किलोग्राम नहीं, कितना, 50 ग्राम ज्यादा खरीद लेता है। इसका मतलब 10% की वैल्यू कितना है, 50 ग्राम है। तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगी, इसका ये 10 गुना है तो इसका भी 10 गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 500 ग्राम। तो ये आपका जो आता है, क्या आता है, नया आता है। यानी कि अब कितना खरीद रहा है, 500 ग्राम खरीद रहा है। तो फिर इसका मतलब पहले कितना खरीदता था, आपको मालूम है कि अब 50 ग्राम ज्यादा खरीद रहा है। तो पहले कितना खरीदता था, 50 ग्राम कम खरीदता रहा होगा। यानी कितना खरीदता था, 450 ग्राम।
तो सवाल क्या पूछा गया है, 1 रुपए में कितना गेहूं खरीदा जा सकता है। देखिए तदनुसार उस कमी से पहले यानी पहले कितना किलोग्राम यानी कितना ग्राम गेहूं खरीदा जाता था, 450 ग्राम। आइए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रति किलोग्राम गेहूं की कीमत में 25% कमी होने के कारण जान 600 रुपए में 5 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। कितने रुपए में, 600 रुपए में। तो देखिए कितना किलोग्राम गेहूं ज्यादा खरीदता है, 5 केजी। किस वजह से, रेट में 25% की कमी आई है, इस वजह से जान क्या करता है, 5 किलोग्राम गेहूं ज्यादा खरीद सकता है। 25% की वैल्यू 5 किलोग्राम है तो 100% की वैल्यू कितना होगी, इसका ये 4 गुना है, तो इसका भी आप क्या कर दें, 4 गुना कर दें, तो कितना हो जाएगा, 20 किलोग्राम। अब ये देखिए नया आता है, क्या आता है, नया। यानी अब कितना खरीद रहा है, 20 किलोग्राम खरीद रहा है। और अब क्या है, सस्ता होने की वजह से 5 केजी ज्यादा खरीद रहा है। इसका मतलब पहले कितना खरीदता था, तो 5 केजी कम खरीदता था, यानी कितना केजी, 15 केजी। समझिए आराम से सवाल को, यहाँ हर टाइप का सवाल हो जाएगा। देखिए अब कितना खरीद रहा है, 5 केजी, और अब 20 केजी, और अब 20 केजी खरीद रहा है, जो 5 केजी ज्यादा खरीद रहा है। इसका मतलब पहले 15 ही खरीदता था। तो आपसे कह रहा प्रति किलोग्राम गेहूं का मूल कीमत। तो देखिए अगर नई कीमत पूछे तो 600 रुपए में 20 का भाग दे दें, और पुरानी कीमत पूछे पहले की तो 600 रुपए में 15 का भाग दे दे। तो पुरानी कीमत पूछा है तो 600 रुपए में हम 15 का भाग दे देंगे, तो 15 चौका 60, यानी कितना हो गया, 40 रुपए केजी। यानी ऑप्शन कौन सा सही है, डी। तो अब यहाँ 2 सवाल और बनता है, या तो नई कीमत पूछ सकता है या तो पुरानी। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है, एक वस्तु की कीमत में 10% की कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 225 रुपए में उस वस्तु को 25 किलोग्राम ज्यादा खरीद सकता है। तदनुसार उस वस्तु की कीमत प्रति किलोग्राम यानी मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी थी। तो चलिए देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रेट में कितने की कमी हो रही है, 10% की कमी हो रही है, जिसकी वजह से एक व्यक्ति कितना किलोग्राम ज्यादा खरीदने की, 225 रुपए में 25 किलोग्राम ज्यादा खरीदता है। यानी कि 10% की वैल्यू 25 किलोग्राम है, तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगी, 250 केजी। यानी इसका ये 10 गुना है, तो इसका भी हम 10 गुना कर देंगे। तो आपको मालूम है कि ये नया आता है, यानी कि अब कितना खरीद रहा है, 250 केजी खरीद रहा है। और अब क्या है कि 5 केजी ज्यादा खरीद रहा है। इसका मतलब पहले 5 केजी कम खरीदता था, यानी पुराना 5 केजी कम खरीदता था, तो कितना खरीदता रहा होगा, 225 केजी। यानी अब खरीद रहा है 250 केजी, और पहले खरीदता था 225 केजी। अगर पुराना रेट पूछे तो 225 में हम क्या करेंगे, 225 से भाग दे देंगे, क्योंकि 225 रुपए दिया गया है, 225 से भाग दे देंगे। अगर नया पूछता तो 225 में 250 से भाग दे देते, तो डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर पुराना रेट कितना आ जाएगा, 1 रुपए केजी। यानी ऑप्शन कौन सा सही है, ए नंबर। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। कुछ पुस्तकों के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाने से मुझे 84 रुपए में पहले से 8 पुस्तकें कम मिलती हैं। अब देखिए मूल्य में वृद्धि हुई है, इस वजह से 8 पुस्तक कम मिल रही है। तो आराम से आप समझिएगा कितना मूल्य में वृद्धि हुई है, 40%। 40% मूल्य में वृद्धि होने से कितना वस्तु कम मिलती है, 8 पुस्तकें कम मिलती हैं।
तो 40% की वैल्यू कितना है, 8 है। तो अब आप यहाँ डिवाइड करना चाहें तो डिवाइड कर लें, यानी कि तो 8 से डिवाइड कर दे, 8 पंच 40 और 8 का नाम 8। तो 5% की वैल्यू कितना होगी, 1 होगी। तो आपसे पूछे 100% निकालिए कितना होगा, तो आप 100% निकालेंगे तो इसका ये 20 गुना है, तो इसका भी क्या कर दो, 20 गुना कर दो। यानी कहने का मतलब अब ये आपका क्या आएगा, नया आएगा। यानी कि आप 84 रुपए में क्या है कि अब कितनी पुस्तक खरीद रहा है, यानी 40% की वैल्यू कितना थी, 8 थी, तो 100% की कितना आ गई, 20 आ गई। तो अब खरीद रहा है कितना, 20 पुस्तक। तो कह रहा है कि अब क्या है, 4 पुस्तक कम खरीद रहा है, तो इसका मतलब पहले 4 पुस्तक ज्यादा खरीदता रहा होगा, 8 पुस्तक। देखिए अब क्या है, 8 पुस्तक कम खरीद रहा है, इसका मतलब पहले 8 पुस्तक ज्यादा खरीदता था। पुराना कहे या हम इसको प्रारंभिक भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, प्रारंभिक। क्या है, प्रारंभिक। ठीक, तो यानी कि अब 8 पुस्तक कम खरीद रहा है, इसका मतलब पहले 8 पुस्तक ज्यादा खरीदता था। तो आपसे आरंभिक मूल्य पूछा है, तो 84 में हम क्या करेंगे, 28 से भाग देंगे, और नया मूल्य पूछेगा तो 84 में 20 का भाग देंगे। तो प्रारंभिक मूल्य पूछा है तो डिवाइड कर दीजिए, कितनी बार जाएगा, 3 बार। कितनी बार, 3 बार, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर। आइए और इसी तरीके का सवाल देखते हैं। चावल की कीमत एक निश्चित किस्म में की दर में 20% बढ़ जाती है। यानी देखिए चावल की एक निश्चित किस्म की दर 20% बढ़ जाती है, और एक आदमी को चावल की वह किस्म 630 रुपए में 3 किलोग्राम कम मिलती है, जो उसे पुरानी दर पर मिलने वाली मात्रा की तुलना में कम होता है। चावल की उस किस्म की पुरानी दर ज्ञात करें, यानी पुरानी कीमत पूछा है, तो बिल्कुल उसी तरीके का सवाल है। रेट कितना बढ़ा है, 20%, जिसकी वजह से कितना कम खरीद रहा है, तो 630 रुपए में 3 किलोग्राम कम मिलता है। तो कितना कम मिलता है, 3 केजी। तो 20% की वैल्यू 3 केजी है, तो 100% की वैल्यू कितना होगी, इसका ये 5 गुना है, तो इसका भी 5 गुना कर दो, कितना आ जाएगा, 15 केजी। यानी नया रेट क्या आ गया, यानी अब कितना खरीद रहा है, 15 केजी खरीद रहा है। और देखिए अब 3 केजी कम खरीद रहा है अब कितना, 15 केजी। जो अब क्या है, 3 केजी कम है, इसका मतलब प्रारंभ में क्या कर रहा होगा, 3 ज्यादा खरीद रहा था, यानी कितना खरीद रहा था, 18 केजी। तो आपसे क्या पूछा गया है, पुरानी किस्म पूछा गया है, प्रारंभिक पूछा गया है। अगर नया पूछे तो 630 में 15 का भाग दे दो, और पुराना पूछे तो 630 में 18 का भाग दे दो। डिवाइड कर देते हैं, 9 63, 9 दूना 18, डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 35 रुपए। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी नंबर। तो आसानी से आप इस तरीके के सवाल को कर सकते हैं। देखिए वास्तव में 4 सवाल बनता है, एक ये कि अब कितना केजी खरीद रहा है, 15, और पहले कितना खरीदता था, 18, और नया रेट पुराना रेट भी पूछता है। अगले सवाल पर आते हैं। किसी वस्तु की कीमत में 21% कमी करने पर कोई व्यक्ति 100 रुपए में 3 किलोग्राम ज्यादा खरीदता है। देखिए कीमत में क्या है कि 21% की कमी हो रही है, इस वजह से 100 रुपए में 3 किलोग्राम ज्यादा खरीदता है। आगे क्या दिया गया है, वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत, यानी कि नई कीमत पूछा है, कम की गई कीमत। अब देखिए 21% की वैल्यू 3 केजी है, तो 100% की कितना होगी, तो आप कहेंगे 3/21 गुणे 100।
डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, यानी कि 100/7 यानी केजी। इतना ये क्या है, पुराना है यानी कि नया आपका। तो आप अगर सवाल पढ़े तो यहां कह रहा है वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत, इसका मतलब नई कीमत ही पूछ रहा है। तो कुल रुपए कितना है, 100 रुपए है। तो 100 रुपए में हम कितने का भाग दे देंगे, यानी कि 100/7 का भाग देंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा, यानी 7 रुपए केजी। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी नंबर। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है आपका, किसी कस्बे की जनसंख्या में 40% पुरुष, 35% महिलाएं तथा 25% बच्चे हैं। यदि कस्बे में बच्चों की तुलना में महिलाओं की संख्या 28,000 अधिक है तो कस्बे में पुरुष, महिलाओं तथा बच्चों की संख्या अलग अलग ज्ञात करना है। तो चलिए यहां आपको पहले समझाते हैं। आप यहां देखिएगा, पुरुष कितना है 40%, पुरुष कितना है 40% है, और महिलाएं कितना है 35% हैं, और बच्चे कितना है 25% है। बच्चे कितना है 25% है। तो यहां पर आप देखिए, यहां सब कुछ मैं लिख देता हूं। यहां पर देखिए मेल कितना है, यानी कि पुरुष कितना है 40% है। यहां मैं लिख देता हूं पुरुष कितना है 40% है, महिलाएं कितना है, फीमेल कितना है 35% है, और बच्चे कितना है चाइल्ड, यानी कि बच्चे कितना है 25% है। ये इतना दे रखा है। अब दिया गया है कि बच्चों, यानी यदि कस्बे में बच्चे की तुलना में महिलाएं 28,000 अधिक हैं तो बच्चे की तुलना में यहां पर आपको देखना है महिलाएं कितना ज्यादा हैं। तो आप बताएंगे 10% अधिक है। कितना है, बच्चों की तुलना में महिलाएं कितना अधिक है, 10% अधिक है। जबकि संख्या में कितना अधिक है, 28,000 अधिक है। इसका मतलब 10% की वैल्यू 28,000 है तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगी, 2800 हो जाएगी। और यहां पर पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की अलग अलग संख्या पूछा है। तो अगर पुरुषों की संख्या पूछा गया है तो हम कितने की वैल्यू निकालेंगे, 40 की। तो 1% की वैल्यू इतना है तो 40% की वैल्यू कितना होगी, हम 40 से गुणा कर देंगे इसमें। तो 2 जीरो इसका हो जाएगा, 1 जीरो इसका, 3 जीरो हो जाएगा। अब 4 का गुणा करेंगे, 4 8 32 और 4 दूना 8 3 11, यानी कितना हो जाएगा 1,12,000 हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, यहां पर जब महिलाओं की संख्या निकालेंगे तो 28,000 1% की वैल्यू है तो 35 की वैल्यू कितना होगी, तो जो 2 जीरो यहां पर लिख देते हैं। 28 और 35 का गुणा करेंगे तो देखिए 8 45 की जीरो हो जाएगा। अब अंदर अंदर बाहर बाहर का गुणा करेंगे, अंदर का गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, बाहर का 24 हो जाएगा। 24 10 34 हो गया और 4 हासिल बचा था 38 हो गया। अब 2 तिहाई 6 6 3 9 हो जाएगा, यानी महिलाओं की संख्या कितना आ गई 98,000। अब इतने से ही ऑप्शन कंफर्म हो गया कि ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी नंबर। और आगे आते हैं, अगर बच्चों की संख्या पूछा गया है, 1 यूनिट की वैल्यू मालूम है हमें, किसकी निकालना है 25 यूनिट की वैल्यू, तो इसमें 25 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 0 0, 25 अट्ठे 200 और 25 दूना 50 20 70 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 70,000, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सवाल को आसानी से कर सकते थे। चलिए अगर हाँ, अभी आप यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1% की वैल्यू मालूम है तो आप देखिए मैं यहां से समझा देता हूं एक बार, थोड़ा शॉर्टकट में देखिए। यहां देखिए
महिलाओं की संख्या कितना परसेंट ज्यादा है? 10%। तो 10% की वैल्यू कितना दिया है? 28,000। तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगी? 2800। तो 40% की वैल्यू कितना होगी? 40 गुणे 2800, यानी कितना हो जाएगा? गुणा करेंगे तो 1,12,000, यानी 1,12,000 हो जाएगा। अब यहाँ महिलाओं की संख्या पूछेगा तो 35 गुणे 28 कर देंगे, तो अभी अभी गुणा किया था, कितना आया है? 98,000। इसी तरीके से अगर हमें बच्चों की संख्या निकालनी है तो 25 गुणे कितना कर देंगे? 28 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 70,000 आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। शताब्दी एक्सप्रेस में 500 सीटें हैं, इनमें से 10% अधिशासी यानी एग्जीक्यूटिव वर्ग के लिए है, यानी 10% क्या है? एग्जीक्यूटिव वर्ग के लिए है, तथा शेष चेयर कार है। एक यात्रा के दौरान रेलगाड़ी की क्षमता की 85% सीटें बुक हुई, यदि अधिशासी यानी एग्जीक्यूटिव क्षमता की 96% सीटें बुक हुई, तो यात्रा के दौरान कितनी चेयर कार सीटें खाली थी? तो पहले आपको यहां देखना है कितनी सीटें बुक हुई, यानी कि आप देखिए सीटें बुक हुई, सीटें बुक हुई कुल 500 थे, और 500 में आपका 85% सीटें बुक हो गई है, यानी हम 85% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? हम 25 5 8 40 2 42, यानी कि 425 आ जाएगा। अब आप सवाल देखिए, यहां से दिया गया है यदि अधिशासी यानी एग्जीक्यूटिव क्षमता की 96%। अब देखिए यहां पर दिया गया है कि एग्जीक्यूटिव कितना है? 10% है, यानी कि देखिए एग्जीक्यूटिव कितना है? तो कुल संख्या कितनी है? 500, और 500 का कितना है? 10% है, यानी 10% का मतलब कितना है? 50 है। और फिर शेष क्या है? चेयर कार है। क्या है? चेयर कार है, यानी कि क्या हो गए? चेयर कार हो गए। ठीक, तो चेयर कार कितना बचेंगे? 4500, यानी कि 450 बचेंगे। अब देखिए इसमें कहा गया है अधिशासी क्षमता की 96% बुक हुई है, और इसका मतलब कितना खाली है? 4% खाली है। अब देखिए इसमें से अगर देखा जाए कि अधिशासी का 96% बुक हुआ है, तो अगर इसका हम 96% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 48, यानी कि 50 में से 48 सीटें क्या है? एग्जीक्यूटिव की बुक है। अब देखिए कुल सीटें आपके पास कितना है? 425 है। 425 में से 48 सीटें किसकी बुक हो चुकी हैं? यानी एग्जीक्यूटिव की। तो इसमें से इसको घटाइए, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। यहाँ एक बचेगा 11, फिर से 7 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा? 3। यानी देखा जाए तो 425 में से 48 क्या है? एग्जीक्यूटिव है, सीटें हैं, तो बुक हुई हैं। तो अब जो बची हुई है 300 कितना है? 77 है, वो चेयर कार की होगी। तो चेयर कार की कुल सीटें कितना है? 450 है, जिसमें से बुक कितना हुई है? 377 बुक हुई है। तो अभी कितना खाली है ये आपको निकालना है। 3 आ गया, 7 आ गया, यानी कि 73 सीटें अभी खाली हैं, यानी ऑप्शन कौन सा है? बी नंबर। काफी अच्छा सवाल था दोस्तों, मैट का सवाल है, और ये एसएससी का भी पूछा गया सवाल है। ऐसे सवाल को आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझना पड़ेगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग
धर्मदाय संस्थान को दान करता है। शेष राशि का क्रमशः 30%, 25% अपनी पत्नी और बेटे को देता है। बाकी धनराशि वह अपनी 3 बेटियों में समान रूप से विभाजित कर देता है और कह रहा है कि एक बेटी को 42 लाख मिलता है तो आमदनी की आदमी की कुल संपत्ति कितनी थी। अब देखिए सवाल को आप थोड़ा आसानी से समझेंगे। देखिए यहां पर दान कितना करता है, 30% दान कर देता है तो बचेगा कितना, 70% बचेगा। और उस 70% में से पत्नी को कितना देता है, तो आप देखिए 70% में से 30% पत्नी को देता है, यानी कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 21%। और बेटे को कितना देता है, जो शेष बची राशि थी 70%, उसमें बेटे को 25% देता है, यानी 25/100 डिवाइड कर देते इसको। ठीक, कितना हो जाएगा, यानी कि 7 × 5 = 35 और 7 दूना 14, 3 17 दशमलव लग जाएगा। ये हो गया। अब देखिए दान कर दिया 30%, जो बचा था उसमें 30% पत्नी को मिला यानी 21 आ गया, और जो बचा था उसी में से बेटे को 25% मिला तो 17.7% आ गया। अब कुल देखते हैं ये कितना हो गया। तो अब यहां आप देखिए 30 में से 21 जोड़ेंगे तो 51 हो गया, 20 जोड़िए तो 50 हो गया, 17 × 1 = 18, यानी कि 68 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी जो उसकी संपत्ति थी उसमें से 68.5 खर्च हो चुका है, तो अभी बचा कितना है। तो आप क्या करेंगे, 100 में से इसको घटा देंगे तो पता चलेगा शेष राशि कितनी बची है। तो चलिए घटा देते हैं, इसमें से इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 31.5% शेष बचा हुआ है। और जो बचा हुआ है उसको क्या करना है, 3 बेटियों में समान रूप से विभाजित करना है। तो जब इसको हम 3 से भाग देंगे तो 3 बेटियों में समान रूप से बढ़ जाएगा और एक बेटी को कितना मिलेगा पता चल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 × 9 = 3 और 3 × 5 = 15 दशमलव लगेगा। यानी कि जब जो बची हुई राशि थी 31.5%, उसको जब 3 बेटियों में समान रूप से बांटा गया तो एक बेटी को कितना मिला, 10.5%। अब यहां देखिए एक बेटी को कितना दे रखा है, मिल रहा है, यानी 42 लाख मिल रहा है, जबकि प्रतिशत में एक बेटी को कितना मिल रहा है, 10.5। इसका मतलब 10.5 की वैल्यू कितना है, 41 लाख है। तो आपसे पूछा है आदमी की कुल संपत्ति, यानी 100% की वैल्यू पूछा है। तो 42 लाख में 10.5 से भाग होगा और 100 से गुणा होगा। एक 0 बढ़ाएंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, डिवाइड करते हैं 21 आ जाएगा 5 से, और ये 200 डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। यानी कुल संपत्ति कितनी थी, 40 लाख थी। कितना, 40 लाख, यानी कि नहीं 40 लाख नहीं 400 लाख, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर। कुल संपत्ति कितना थी, 400 लाख। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। एक बगीचे में 60% पेड़ नारियल के, उनमें से नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% आम के पेड़ हैं और आम के पेड़ों की संख्या के 20% सेब के पेड़ हैं। यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1500 हो तो बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं, ये आपको बताना है। काफी शानदार सवाल है दोस्तों, आराम से देखिए, मैं इसको बेहतरीन ढंग से आपको समझाता हूं। देखिए नारियल के पेड़ की अगर बात करें तो कितना परसेंट है, 60% है। और कह रहा है कि नारियल के पेड़ों की संख्या का कितना, 25% आम के पेड़ हैं। तो जो आम के पेड़ हैं और नारियल के पेड़ का कितना है, 25% है, मतलब 60% का कितना, 25%, यानी कितना, 4 आएगा। डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 15%। और आगे बढ़ते हैं, कर आम के पेड़ों की संख्या के 20% सेब के हैं।
तो सेब के कितने होंगे? तो आम के पेड़ कितना है? 15% है, और आम के पेड़ों की संख्या का 20% क्या है? सेब का है। तो सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा? 3%। कितना आ जाएगा? 3%। अब देखिए प्रश्न में क्या दिया है, कह रहा है कि यदि सेब के पेड़ों की संख्या कितना हो? 1500 हो, तो बगीचे में कुल कितने पेड़ थे? अब देखिए सेब के पेड़ों की संख्या कितना है? 3%। तो 3% की वैल्यू कितना दे रखा है? 1500। तो आपसे पूछा है 100% की वैल्यू, यानी कुल पेड़ों की संख्या। तो देखिए 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी? 500 हो जाएगी। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी? तो 100 का गुणा कर देंगे तो कितना? 50,000। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी नंबर। तो इस तरीके से आप सवाल को आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल पर आते हैं दोस्तों। 10,000 सीटों वाले एक स्टेडियम में 100 सीटें छोड़कर सभी बेच दिए गए। यानी कि दोस्तों 100 सीटें छोड़ करके बाकी सब बेच दी गई। तो अगर हम 10,000 में से 100 सीटें छोड़ देंगे, बाकी सब बेचेंगे, 100 सीटें हटा करके यहाँ पर 100 माइनस करके, तो कितनी सीटें बिकेंगी? तो आप कहेंगे 9,900 सीटें बिकेगी। आगे बढ़ते हैं। उनमें से 20% आधी कीमत पर, तो जो ये सीटें थी 20% आधी कीमत पर बिके, और शेष सभी को 20 रुपए की पूरी कीमत पर बेचा गया। तो जब पूरी कीमत 20 रुपए है तो आधी कीमत कितनी रही होगी? 10 रुपए रही होगी। तो आगे पूछा गया है टिकटों की बिक्री से प्राप्त कुल धनराशि। अब देखिए कह रहा है कि जो सीट बची हुई है कितना है? 9,900। इसमें का 20% सीट, 20% सीट निकालिए तो कितना आ जाएगा? गुणा कर दीजिए। 0 9 दूना 18, 9 दूना 18, 1 19। तो जो ये 20% सीटें थी इनको कैसे बेचा गया? 10 रुपए के हिसाब से, क्योंकि आधी देखो पूरी कीमत 20 रुपए है तो आधी कीमत 10 रुपए होगी। तो कितने का बिक्री होगा? 19,800 का। और आगे बढ़ते हैं। अब जो सीटें बची थी कितना थी, यानी कि जो सीटें बिकी थी कितना थी? 99,000 थी। अब 99,100 थी, उसमें से 20% आधी कीमत पर बिक गई। तो अब ये देखिए 99 में से जो 80% बची हुई है, यानी कि 80% आएगा कितना? 0 लिख देते हैं। 8 9 72, 8 9 72, 7 79। यानी कि जो इतनी सीटें बची हुई हैं इनको पूरी कीमत पर बेचना है, और पूरी कीमत कितना है? 20 है। चलिए गुणा कर देते हैं, 2 0 आएगा, लिख दिया गया। अब 2 दूना 4 और 2 9 18, 2 7 14, 1 15। जोड़ लेते हैं, देखते हैं कुल कितने की बिक्री हुई। कुल कितने की बिक्री हुई? 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 8 4 12 की 2, 9 8 17, 1 18, यानी कि 6 1 7, यानी 1 कितना आ गया? 1,78,200। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? बी नंबर। तो इस तरीके से सवाल को आप कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। वर्ष 2016 में एक कॉलेज में छात्रों की कुल संख्या 2,500 है। उनमें से 55% लड़के हैं और बाकी लड़कियां हैं। वर्ष 2017 में छात्रों की संख्या में 20% की वृद्धि हुई। कितने की हुई है? 20% की वृद्धि हुई। यदि लड़कों और लड़कियों के बीच का अनुपात पिछले वर्ष से बदलता नहीं है, यानी पिछले वर्ष से बदलता नहीं है, इसका मतलब जो अनुपात पिछले साल था 2016 में, वही अनुपात 2017 में भी होगा। लेकिन संख्या क्या है? छात्रों की कुल 20% बढ़ जा रही है। तो वर्ष 2017 में
कॉलेज में लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2017 में कुल संख्या पूछा है। एक बात बताइए, पहले इनका रेशियो पहले देखिए क्या है, जो कह रहा है कि पिछले साल से बदला नहीं है। तो आप देखिए, अगर हम बात करते हैं बॉयज की और गर्ल्स की, तो 55% क्या है, लड़के हैं। तो लड़कियां कितना बचेंगी, 45%, क्योंकि 100 में ही लिया जाता है। तो इनका रेशियो क्या बन के निकलेगा, अगर हम 5 से काटेंगे तो 11:9। अब देखिए कुल संख्या 2016 में कितनी है, तो 2016 में कुल संख्या कितनी है, 2500 है। और कह रहा है कि 2017 में क्या है, कितने की वृद्धि हो रही है, 2017 में जो संख्या होगी कितनी बढ़ रही है, 12% बढ़ रही है। तो चलिए हम संख्या 2017 की निकाल लेते हैं, 12% बढ़ा करके निकालते हैं, देखते हैं 2017 में जनसंख्या कितनी हो जाएगी, इनकी कुल संख्या कितनी हो जाएगी। तो 25 दूना 50 हो गया, और 25 एकन्नम 25 पान 30, और 25 एकन्नम 25, और 3 कितना, यानी कि संख्या पहले कितना थी, 2016 में 2500 थी, और 2017 में क्या हो गई, 2800 हो गई। लेकिन कह रहा है कि जो इनका अनुपात 2016 में था वही अनुपात 2017 में है। तो यहां पूछा गया 2017 में कॉलेज में लड़कियों की संख्या, तो 2017 में कॉलेज में लड़कियों की संख्या, किसकी संख्या पूछा है, लड़कियों की संख्या पूछा है। तो हम उसी अनुपात में बांटेंगे जो अनुपात इनका 2016 का था, क्योंकि अनुपात वही है। तो देखिए कुल संख्या कितनी है, 2800, और अनुपाती योग कितना है, 20, और पूछा गया है किसकी, लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों का अनुपात कितना है, डिवाइड कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 140, यानी कि 0 आ गया, 9 चौक 36, और 9 एकन्नम 9, 9 3 12, यानी कि लड़कियों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 1260। यानी 2017 में लड़कियों की संख्या 1260 हो गई। चलिए अगले सवाल पर आते हैं दोस्तों। यूपीएसआई का सवाल था, काफी अच्छा था। 2017 का पेपर यूपीएसआई का एक स्टैंडर्ड पेपर भी था। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। किसी दी गई आबादी में 20% आबादी अस्थमा से प्रभावित है, जिनमें से 90% अस्थमा के रोगी आटा मिलों में काम करते हैं। यानी कि जितनी आबादी अस्थमा से प्रभावित है उसमें से 90% आटा मिल में काम करते हैं। यदि कुल जनसंख्या का 30% आटा मिलों में काम कर रहा था, तो आटा मिलों में काम करने वाले लोगों का प्रतिशत क्या होगा जो अस्थमा से पीड़ित है। तो चलिए पहले देखिए कि अस्थमा से पीड़ित क्या है, सब कुछ परसेंटेज में ही दिया गया है। अस्थमा से पीड़ित कितना है, कुल आबादी का 20% है। क्या है, कुल आबादी का 20% है, और जिसमें से यानी देखिए 20% क्या है, अस्थमा से पीड़ित है। कह रहा है जिसमें से 90% रोगी क्या है, आटा मिलों में काम करते हैं। तो कहने का मतलब 20% का 90% क्या है, आटा मिल में काम करते हैं, यानी हल करेंगे तो कितना, 18%। यानी कि जो 90, यानी कि जो ये कहने का मतलब अस्थमा से प्रभावित थे वो मिलों में कि आटा मिलों में कितना काम करते थे, 18 करते थे। और प्रश्न में दिया है यदि कुल जनसंख्या का 30% आटा मिल में काम करते हैं, तो आटा मिल में काम करने वाले लोगों का प्रतिशत क्या होगा जो अस्थमा से प्रभावित है। तो आटा मिल में काम करने वाले लोग कितने हैं जो अस्थमा से प्रभावित हैं, 18% है। देखिए आटा मिल में कुल 20% थे, जिसमें से 90% यानी कि अस्थमा से प्रभावित कुल थे 20%, जिसमें से 90% आटा मिलों में काम करते थे।
अब यहाँ देखिए, आटा मिलों में जो काम कर रहे हैं अस्थमा से प्रभावित है वो 18% है, लेकिन आटा मिल में कुल कितना परसेंट लोग हैं? 30% लोग हैं। तो कह रहा है कि आटा मिलों में काम करने के परसेंटेज का कितना है, तो आप यहाँ लिखेंगे 18 बटे में आटा मिल में कुल कितना काम करते थे? 30 काम करते थे, गुणे क्या कर देंगे? 100, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60%। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए नंबर, यानी आपका ऑप्शन ये सही होगा। यानी आटा मिल में कुल 18% काम कर रहे हैं, लेकिन कह रहा है कि आटा मिल का कुल लोगों का कितना परसेंट है, तो आटा मिल में कुल 30% है, तो 30% का कितना परसेंट है? तो 60 है। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। मोहित के पास 10 रुपए के नोट, 20 रुपए के नोट, 50 रुपए के नोट और 500 रुपए के नोटों के मूल्य वर्ग के रूप में 13,000 रुपए की राशि है। अब यहां देखिए सबका रेशियो बना रखा है। कह रहा 500 रुपए के नोटों की संख्या 10 रुपए के नोटों की संख्या का 25% है। आगे 50 रुपए के नोटों की, 500 था, 50 रुपए के नोटों की संख्या 10 रुपए के नोटों की संख्या का 50% है। 20 रुपए के नोटों की संख्या 500 रुपए के नोटों की संख्या का 50% है। तो मोहित के पास कुल कितने नोट हैं? तो सब लिख देता हूं। देखिए आप चाहे जैसे लिखें, 500 रुपए का नोट कितने का? 500 रुपए का नोट। और कितने का है? 10 रुपए का नोट। देखिए सब सीरीज सब कुछ लिखा हुआ है। 500 रुपए का नोट, कह रहा 500 रुपए के नोटों की संख्या 10 रुपए के नोटों की संख्या का कितना है? 25% है। तो आप यहाँ पे 10 रुपए के नोटों की संख्या क्या मान ले? यक्स मान ले। उसी से बनाते चले। देखिए फिर कहा है 10 पैसे का कितना है? 50% है। 20 रुपए का जो है 500 का, तो आप किसका मान ले यहाँ पे? 10। देखिए 10 रुपए के नोटों की संख्या आप कितना मान ले? 100 मान ले। 10 रुपए के नोटों की संख्या क्या मान लिया? 100। तो आप कहीं से भी लिखिए। देखिए 500 के नोटों की संख्या 10 रुपए के नोटों की संख्या का 25%। तो जो 500 रुपए का नोट होगा उसकी जो संख्या होगी 10 रुपए के नोटों की संख्या का कितना है? 25% है। आगे आते हैं। कह रहा कि 50 रुपए के नोटों की संख्या 10 रुपए के नोटों की संख्या का 50% है। तो अगर हम 50 रुपए के नोटों की संख्या की बात करें तो 10 रुपए का कितना है? 50% है, मतलब आधा। आगे आते हैं। कह रहा कि 20 रुपए के नोटों की संख्या, आप सीरियल से यहां लिख लीजिए, 20 रुपए के नोटों की संख्या ये कितना है? 50 रुपए। 50 रुपए के नोटों की संख्या क्या है? 10 रुपए वाले का कितना है? 50% है। और 20 रुपए के नोटों की संख्या क्या है? 500 के नोटों की संख्या का 50% है। तो 500 का नोट कितना है? तो 500 का नोट तो 25 है, तो 50% है, तो इसका मतलब 25 का आधा। सवाल समझिएगा, सबका रेशियो निकल चुका है। 10 रुपए के नोटों की संख्या 100 माना, तो 500 वाला क्या था? 25% था। 50 वाला क्या था? 50% था। और 20 वाला क्या था? 500 रुपए के नोटों की संख्या का 50% था, यानी 50% का मतलब आधा। रेशियो बनाते हैं। 25 एकन्नम 25, 25 दूना 50, 25 एकन्नम 25, 25 चौका 100। ये गुणा कर दीजिए 2 का, तो 2:4:1:8 का रेशियो बन गया। अब देखिए कह रहा है कि इन नोटों का कुल संख्या, कुल मूल्य दिया हुआ है, कितना दिया है? 13,000। अब देखिए आपको मालूम है कि 500 का कितना नोट है? 2 नोट है। 500 का कितना नोट है? 2 नोट है। तो आपसे यहां कुल पूछा मोहित के पास कुल कितने नोट थे, तो 500 के 2 नोट है, तो बताइए कितना रुपए बनेगा? 1,000 रुपए बनेगा।
अब 50 रुपए का कितना है, 4 नोट है, तो बताओ कितना बनेगा, 200 रुपए बनेगा। 20 रुपए का एक नोट है तो बताओ कितना बनेगा, 20 रुपए बनेगा। 10 रुपए का 8 नोट है तो बताओ कितना बनेगा, 80 रुपए बनेगा। तो यहां देखते हैं कुल पैसा कितना बन जाता है, जोड़िए यहां पर, तो इसको जोड़ लिए 100 हो गया, 200 300 यानी कितना हो गया, 1300 हो गया। अब देखिए कुल पैसा यहां पर निकाला गया 1300 है, जबकि प्रश्न में कुल पैसा कितना दे रखा है, 13,000 दे रखा है, यानी कि 1300 यूनिट की वैल्यू कितना है, 13,000 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 10 हो जाएगी। जब एक यूनिट की वैल्यू कितना आ गई है, 10 आ गई है, तो आप ध्यान दीजिए आपसे पूछा गया है नोटों की कुल संख्या, तो नोटों की कुल संख्या आप जोड़ लीजिए, नोट ये दिए गए हैं, तो देखिए 4 2 6 1 7 7 8 7 कितना हो जाएगा, 15। इसका मतलब 15 यूनिट की वैल्यू पूछा है, तो कितना हो जाएगा, 150, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी नंबर। तो काफी दोस्तों स्टैंडर्ड सवाल था, आप इस तरीके से सवाल को आसानी से कर सकते हैं। अगर बारीकी से सवाल नहीं समझेंगे तो आप बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएंगे सवाल को करने में। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक हैं, चलिए हम ऐसे मान लेते हैं, 3 संख्याएं मान लेते हैं, ए बी और सी, कैसे भी लिख ले। जो पहली 2 संख्याएं हैं तीसरी संख्या से क्रमशः कितना कितना ज्यादा है, तो यहां देखिए कितना कितना अधिक है, तो पहली संख्या कितना है, 30% अधिक है, और दूसरी संख्या कितना है, 40% अधिक है। जो पहली 2 संख्याएं हैं वो तीसरी संख्या से 30% और 40% ज्यादा है। आपको रेशियो बनाना है तो बना लीजिए, बन गया 13:14:10। अब सवाल पूछा है कि दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत, तो कह रहा है दूसरी से बताना है, किसका प्रतिशत बताना है, पहली का, तो पहली का प्रतिशत बताना है दूसरी से, तो यानी कि पहली संख्या नहीं दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है, तो दूसरी से पहली का बताना है, तो बटे में 14 आ जाएगा दूसरी से, और बट ऊपर पहली और गुणे कितना हो जाएगा, 100 डिवाइड कर दो 50/7, तो हल कर देते हैं, 13 5 65/7 डिवाइड कर दो, 7 9 63 कितना बचा, 7 दूना 14 कितना बचा 6, और 7 8 56, यानी लगभग कितना आ जाएगा, 92.8%। ऑप्शन नहीं दिया गया, लगभग में है, ध्यान देना यहाँ पर, ये होगा कितना, 92.8%। कितना हो जाएगा, 92 यदि 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः, तो 2 संख्याएं हो गई, एक तीसरी संख्या से क्रमशः क्या है, पहला क्या है, 30% कम है यानी 70% है, और एक 40% कम है यानी 60% है। इनका रेशियो बनाना है, बना लीजिए, बन गया। अब पूछा है तो पहली संख्या दूसरी संख्या से प्रतिशत अधिक है, तो पहली संख्या देखिए दूसरी संख्या से प्रतिशत अधिक है, तो पहली संख्या देखिए कितना अधिक है, पहली संख्या कितना अधिक है, तो आप बताएंगे 1 अधिक है, तो कह रहा दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो दूसरी संख्या से 1 ज्यादा है, लेकिन प्रतिशत में पूछे कितना अधिक है, क्या प्रतिशत अधिक पूछे, तो यहाँ पर देखिए कम वाले से, यानी कह रहा दूसरी संख्या से कितना ज्यादा है, तो बटे में दूसरी होगा, गुणे कितना 100, यानी 50/3 हो जाएगा, तो 16.66% या 16 सही 2/3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी नंबर। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि
करने तथा हर में 150% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 है, तो मूल भिन्न क्या थी। चलिए हम देखिए मान लेते हैं कि मूल भिन्न कितना थी, x/y थी। कितना थी, x/y थी। अब कह रहा है कि अंश में 220% की वृद्धि करने, तो देखिए अगर कह रहा है कि 220% बढ़ाए तो 100 में जब 220% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 320% हो जाएगा। इसी तरीके से हर में कितना कह रहा है बढ़ाने के लिए, 150%। जब 150% बढ़ाएंगे 100 में तो 250% हो जाएगा। तो भिन्न कितना प्राप्त होती है, 4/5 प्राप्त होती है। अब देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, ये 0 कट गया। डिवाइड करते हैं, 8 एकन्नम 8, नहीं 4 एकन्नम 4, 4 8 32, 5 एकन्नम 5, 5 25। अब देखिए x/y बराबर कितना आ जाएगा, ये 5 यहाँ आएगा, ऊपर आ जाएगा, ये 8 नीचे जाएगा, यहाँ आ जाएगा। यानी कि मूल भिन्न उसकी क्या थी, 5/8 थी। ध्यान दीजिए ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, ये नंबर। देखिए यहाँ पर ये बी होगा, डी के बजाय। देखिए गलती से आप 8/5 भी कर सकते हैं। देखिए 8/5 भी है और 5/8 भी है, तो यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी नंबर, 5/8। चलिए अगले सवाल पर आते हैं दोस्तों। किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि और हर में 8% की कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न क्या है। तो चलिए मूल भिन्न को हमने क्या मान लिया, x/y। कह रहा है कि अंश में 15% का वृद्धि करना है और हर में 8% का कमी करना है। तो 100 में 15 जुड़ जाएगा, 115%, और हर में 8% कमी हो जाएगा, 92%। तो भिन्न कितना प्राप्त होती है, 15/16 प्राप्त होती है। चलिए डिवाइड करते हैं, परसेंट से परसेंट कटेगा, 5 तिहाई 15 और 5 से काटेंगे तो 23 आएगा। 4 चौक 16 और 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 तिहाई 12 आएगा। अब 23 से खुद कट गया, और आप अगर यहाँ देखें तो x/y बराबर कितना आ चुका है, 3/4। यानी कि मूल भिन्न कितना थी, 3/4 थी। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी नंबर। तो चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर के अंतिम सवाल पर आते हैं। ठीक, बस दोस्तों अब आज का सेशन इतना ही, आज यही समाप्त होता है। प्रतिशत का ये आपका अंतिम सवाल था। चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।